हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज क्लास बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1740 to 1956 यूनिट 1 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल के टॉपिक ट्रीटी ऑफ अलीनगर फरवरी 1757। बी पार्ट थर्ड ईयर का जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कलकत्ता को अधिकृत करने का प्रयास किया। हमें पता है कलकत्ता आर्थिक दृष्टि से या व्यापारिक वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध और उन्नत क्षेत्र था। परिणामतः उन्होंने कलकत्ता को हस्तगत करने का हर संभव प्रयास किया। उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, उसी के आधार पर उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर या उनके व्यापारियों, स्थानीय लोगों और उन्हीं के दरबार के अधिकारियों जैसे मीर जाफ़र मीर कासिम को लोभ देकर या लालच देकर या नवाब बनने का प्रलोभन देकर के उन्होंने उसको अधिकृत करने का प्रयास किया। सिराजुद्दौला के अलीवर्दी खान ने उसे सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के विरुद्ध पहले से ही सतर्क किया था। परिणामतः वह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रारंभ से या अंग्रेजों को कलकत्ता से निष्कासित करने के लिए प्रारंभ से ही तैयार था। परिणामतः 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला की सेना ने मुर्शिदाबाद के निकट इस अंग्रेजों को कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार कर उन्हें परास्त किया। फैक्ट्री के अंग्रेज अधिकारी वॉटसन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नवाब की सेना ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। उन्होंने फोर्ट विलियम के दुर्ग को घेर लिया और कलकत्ता का गवर्नर ड्रैक जान बचाकर भाग निकला। 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार हो गया। जैसे ही ब्रिटिश अधिकारियों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने को ज्ञात हुआ कि कलकत्ता पर नवाब का पुनः अधिकार हो गया है, फैक्ट्रियों पर नवाब का अधिकार हो गया, तो उन्होंने इसे पुनः अधिकृत करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। फलतः मद्रास की ब्रिटिश रेजिडेंट ने कलकत्ता पर अधिकार स्थापित करने के लिए फर्स्ट जनरल क्लाइव लॉर्ड ने 800 अंग्रेज और लगभग 1100 भारतीय सैनिकों को लेकर 2 दिसंबर 1756 में थल मार्ग से होता हुआ कलकत्ता की ओर रवाना हुआ। इसके अतिरिक्त एडमिरल वॉटसन को 5 जहाज़ों के साथ जलमार्ग से कलकत्ता की ओर भेजा गया। 28 दिसंबर 1756 को अंग्रेजी सेना ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। राजा माणिकचंद जी से सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का गवर्नर या कलकत्ता का प्रशासक नियुक्त करने का प्रशासन को संभालने के लिए नियुक्त किया था। वह विश्वासघाती निकला और माणिकचंद ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध विश्वासघात कर अंग्रेज़ों के साथ उसने संधि कर ली या अंग्रेज़ों के साथ सिराजुद्दौला के विरुद्ध सहयोग देने का वचन दे दिया। परिणामतः 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को पुनः अधिकृत कर लिया। अंग्रेज़ों ने हुगली तथा आसपास के क्षेत्रों को भी लूटा। परिणाम ऐसा प्रतीत होता है सिराजुद्दौला स्वयं माणिकचंद के धोखा देने पर वह घबरा गया और सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के साथ संधि करनी पड़ी। 6 फरवरी 1757 को नवाब और क्लाइव की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नवाब को पराजय का मुंह देखना पड़ा। 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अलीनगर की संधि करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत अलीनगर की संधि एक ऐसी संधि थी जिसमें सिराजुद्दौला को झुकना पड़ा। क्लाइव ने नवाब को सूचित किया कि हम आपसे क्षमा याचना तथा बंगाल में पुनः व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार क्लाइव ने नवाब को धोखे में रखकर उसे लड़ने से वंचित कर दिया। अलीनगर की संधि की शर्तें थी, अंग्रेजों को बंगाल में पुनः व्यापार करने की अनुमति मिल गई
बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। नवाब को कंपनी के लिए 2 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देने पड़े। नवाब ने कंपनी के कर्मचारियों को लूटा हुआ सामान लौटा दिया। अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अंग्रेजों को अपनी मुद्रा प्रचलित करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया, अर्थात टकसाल खोलकर वे अपनी ब्रिटिश मुद्रा को जारी कर सकते थे। इस संधि पर स्वयं नवाब तथा उसके प्रमुख अधिकारियों के हस्ताक्षर करने पड़े और तीसरी शक्ति के आक्रमण करने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। यहाँ पर तीसरी शक्ति से तात्पर्य है फ्रांस या अन्य कोई शासक उस पर आक्रमण करता है दोनों पे, तो वो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। नवाब ने क्लाइव या वाटसन से यह भी वचन ले लिया कि जब तक इस संधि का उल्लंघन उसकी ओर से ना किया जाए, अंग्रेज शांति बनाए रखेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ से ही ऐसे आरोपों को या ऐसे वचन को भंग करती आई है। यह भी एक आश्चर्य का विषय कि जब नवाब के पास एक विशाल सेना थी, क्लाइव की सेना नाम मात्र की थी, तो ये अपमानजनक संधि क्यों करनी पड़ी। परंतु अमीचंद के विश्वासघात करने के कारण उसे यह संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अलावा नवाब को यह ज्ञात हो गया था कि जनवरी 1757 में दिल्ली पर अहमद शाह का अधिकार हो गया और वह बंगाल पर आक्रमण करने वाला है। इस खबर के सुनते ही सिराजुद्दौला हताश हो गया और यह संधि करने के लिए उसे विवश होना पड़ा। दूसरी ओर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई और फ्रांस की पराजय होने के कारण सिराजुद्दौला की जो प्रशिक्षित सेना थी, जो फ्रांसीसियों ने जो प्रशिक्षण दिया था, वह भयभीत था कि कहीं ब्रिटिश सरकार उसके विरुद्ध ना हो जाए या ईस्ट इंडिया कंपनी उसके विरुद्ध कार्य नहीं करे। इसके अलावा वाटसन और क्लाइव में मतभेद उत्पन्न हो गए। राज्य सेवा होने के नाते वाटसन गैर सैनिक एवं वाणिज्यिक मामलों को हेय की दृष्टि से देखता था और अपनी इस भावना को वह कई बार मूर्त रूप भी दे चुका है। एक बार तो उसने क्रोध के आवेग में आकर क्लाइव को तोप से उड़ाने की भी धमकी दे दी। क्लाइव यह जानते हुए कि अंग्रेज व नवाब के मध्य अंतिम युद्ध होना अभी अनिवार्य है, इन परिस्थितियों में दोनों ही पक्ष संधि करने के लिए तत्पर हो गए। संधि का प्रभाव। अलीनगर की संधि बंगाल में शांति स्थापित करने के कारण नहीं हुई, वरन दोनों के मध्य युद्ध को कम करने के कारण हुई और क्लाइव जानता था कि सिराजुद्दौला की सेना बहुत ही कुशल और आक्रमणकारी है। पर दूसरी ओर सिराजुद्दौला को यह भी ज्ञात था कि उसके ही दरबारी ईस्ट इंडिया कंपनी से पद के प्रलोभन में आकर वे उनको सहयोग देने के तत्पर है। इन दोनों के से भयभीत होकर के दोनों ने एक दूसरे से संधि की। इस संधि का प्रभाव निसंदेह इस संधि ने सैनिक दृष्टि से अंग्रेजों को शक्तिशाली बना दिया। उधर नवाब मुगल सम्राट अहमद शाह अब्दाली पठानों के संभावित आक्रमण से अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर आश्रित होने लगे। अतः यह संधि नवाब को तो किसी दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई, वरन उसको राजस्व की हानि उठानी पड़ी। आर्थिक स्थिति उसकी चरमरा गई, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से होने वाले व्यापार का लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होने लगा और वे व्यापार करने लगे। अतः यह इसके विपरीत यह संधि फ्रांसीसियों के विनाश तथा प्लासी के युद्ध का कारण अवश्य सिद्ध हुई। यह संधि सर्वाधिक लाभप्रद क्लाइव को सिद्ध हुई। तत्कालीन लाभ तो यह हुआ कि इसके साथ ही उसे फ्रांसीसियों के दमन का अवसर मिल गया। सप्तवर्षीय युद्ध की खबर सुनते ही उसने चंद्रनगर पर आक्रमण कर 23 मार्च 1757 को उस पर अधिकार कर लिया और नवाब को फ्रांसीसियों के सहयोग से भी वंचित कर दिया। इसलिए यह अलीनगर की संधि के उपरांत बुलाने पर भी वह मद्रास नहीं गया। बच्चों, प्लासी का युद्ध, अलीनगर की संधि या कालकोठरी की घटना, ये सारे एक उनके दावपेच थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर पूर्वी भारत में जो एक समृद्ध उन्नत व्यापारिक केंद्र था,
उसको अधिकृत करने का प्रयास था। धन्यवाद।